नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरें बिना देरी के। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना के तहत महिला कल्याण विभाग ने 5 जनवरी की सुबह 2.5 लाख नए आवेदनों को स्वीकृति दे दी। सत्यापन पूरा कर चुके लाभार्थियों के खातों में जल्द ही किस्त भेजी जाएगी। विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित फॉर्म की जांच तेजी से पूरी कर भुगतान में देरी न हो। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की पढ़ने लिखने और गणितीय क्षमता जांचने के लिए नया डिजिटल डैशबोर्ड आज लाइव किया गया। शिक्षक अब ऑनलाइन मूल्यांकन अपलोड कर सकेंगे। इससे राज्य स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी का नया आवेदन स्लॉट आज सुबह 10 बजे खोला गया। ऊर्जा विभाग के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता इसका लाभ ले सकेंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आज लखनऊ में हस्तशिल्पियों और कारीगरों को आधुनिक टूल किट वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों की उत्पादकता बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण, आरण और विपणन सहायता भी दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आज से गांव-गांव विशेष कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत तकनीकी और प्रोफेशनल छात्रों के लिए 10,000 नए इंटर्नशिप पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। चयनित छात्रों को मानदेय और कार्य अनुभव दोनों मिलेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर निजी और सरकारी क्षेत्रों से जोड़ना है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में केवाईसी कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार कई बुजुर्ग ठंड और तकनीकी कारणों से प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। अब जन सेवा केंद्रों पर विशेष सहायता काउंटर भी शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए 40 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में सुबह विजिबिलिटी लगभग 0 रही। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है तथा रैन बसेरों की व्यवस्था बढ़ाई गई है। भीषण ठंड के कारण लखनऊ, वाराणसी, मेरठ समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां 7 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को भी आदेश का पालन करने को कहा है। ऑनलाइन कक्षाएं भी फिलहाल स्थगित रखने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 5,000 नए लाभार्थियों की सूची को अंतिम मंजूरी दी गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। संबंधित जिलों को निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने और गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। माघ मेले की तैयारियों के तहत प्रयागराज में अतिरिक्त 2,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती पूरी कर ली गई है। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। आगरा और बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा की समीक्षा की। परियोजना पूरी होने से ट्रैफिक जाम कम होने और सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। प्रदेश के नगर निगमों में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए आज से डोर टू डोर अभियान शुरू किया गया है। कर्मचारियों की टीम घर घर जाकर बकाया कर की जानकारी दे रही है। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को डिजिटल माध्यमों की जानकारी भी दी जा रही है। कैबिनेट प्रणाली के तहत आगामी कैबिनेट बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से प्रस्ताव और एजेंडा मांगा है। इस बैठक में बजट योजनाओं की समीक्षा और नए प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ परीक्षाओं के इंटरव्यू शेड्यूल में बदलाव का नोटिस जारी किया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में क्रेशरों पर डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू कर दी गई है। अब जीपीएस और ऑनलाइन रिपोर्टिंग से खनन गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। नियम उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
लखनऊ मेट्रो के नए चारबाग बसंत कुंज कॉरिडोर के लिए मिट्टी परीक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस तकनीकी प्रक्रिया से निर्माण की मजबूती सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना पूरी होने से शहर के यातायात दबाव में कमी आने की उम्मीद है। घने कोहरे के कारण यूपी रोडवेज ने रात 8 बजे के बाद लंबी दूरी की लगभग 200 बसों का संचालन स्थगित रखा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। वैकल्पिक बस सेवाओं और रिफंड की व्यवस्था भी की गई है। जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन की फिनिशिंग के लिए विदेशी विशेषज्ञों की टीम साइट पर पहुंची है। अत्याधुनिक सुविधाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। परियोजना को तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने के लिए यूपीडा ने नई डेडलाइन जारी की है। संबंधित ठेकेदारों को संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। लखनऊ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में मामूली बदलाव लागू किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे नई समय सारणी के अनुसार यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेन की गति और सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मथुरा और आगरा के बीच निजी हेलीकॉप्टर सेवा का सफल ट्रायल रन किया गया। यह सेवा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। भविष्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए नियमित उड़ानें शुरू होने की संभावना है। गाजियाबाद से मेरठ के बीच रैपिड रेल के नए स्टेशन का सुरक्षा ऑडिट किया गया। तकनीकी और संरचनात्मक जांच पूरी की गई है। अधिकारियों के अनुसार सभी मानक पूरे होने पर जल्द ही यात्रियों के लिए सेवा शुरू की जाएगी। NH 24 पर मरम्मत कार्य के चलते गाजियाबाद हापुड़ मार्ग पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों की जानकारी जारी की है। यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है। अयोध्या और वाराणसी में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की तैयारी की जा रही है। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जा रहा है। आज सुबह प्रदेश की मंडियों में आलू और प्याज के थोक दामों में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। आपूर्ति बढ़ने से कीमतों में राहत मिली है। उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में खुदरा स्तर पर भी फायदा मिलने की उम्मीद है। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 के लिए मिलों द्वारा किसानों को 500 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया गया है। सरकार ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और अगली फसल की तैयारी आसान होगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए यूपी सरकार और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच विशेष लोन स्कीम पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस योजना से छोटे उद्योगों को सस्ती ब्याज दर पर आरण मिलेगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। रेरा ने नोएडा के 3 बिल्डरों पर परियोजनाओं में देरी के कारण जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने बिल्डरों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे घर खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेश प्रस्तावों की समीक्षा के लिए औद्योगिक विकास मंत्री ने बैठक की विभिन्न विभागों से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार निवेश को धरातल पर उतारने पर विशेष जोर दे रही है। ठंड बढ़ने के कारण सभी जिला अस्पतालों में कोल्ड इंजरी वार्ड सक्रिय कर दिए गए हैं। डॉक्टरों और दवाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। लोगों से अलाव के सुरक्षित उपयोग और अत्यधिक ठंड में सावधानी बरतने की अपील की गई है। बिजनौर और कुशीनगर मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी भर्ती के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयन से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार नए मेडिकल कॉलेजों को पूरी क्षमता से संचालित करने पर जोर दे रही है। यूपी बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए केंद्रों की अंतिम सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षाएं निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कराई जाएं। छात्रों को समय से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने घने कोहरे के कारण कुछ सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। नई तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए यह निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए नई ई-संजीवनी वैन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। टेली कंसल्टेशन के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श मिलेगा। इससे दूर दराज के इलाकों में इलाज की सुविधा सुलभ होगी। सोनभद्र आज सुबह प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। लोगों से गर्म कपड़े पहनने की अपील की गई है।
नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 3 की पाबंदियां और सख्त कर दी गई हैं। निर्माण कार्य और डीजल वाहनों पर अतिरिक्त नियंत्रण लगाया गया है। स्कूलों को भी आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर कम होने से जल निगम ने पंपिंग क्षमता बढ़ा दी है। पेयजल आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार नजर रखने की बात कही है। महाराजगंज स्थित गिद्ध संरक्षण केंद्र में 2 नए शावकों के जन्म की पुष्टि हुई है। वन विभाग ने इसे जैव विविधता संरक्षण की बड़ी सफलता बताया है। केंद्र में निगरानी और देखभाल व्यवस्था और मजबूत की गई है। दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए नया सफारी रूट खोला गया है। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वन विभाग ने सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। यूपी पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े 500 बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। लोगों से अनजान कॉल और लिंक से सावधान रहने की अपील की गई है। साइबर सेल लगातार शिकायतों पर कार्य करता रहा है। प्रयागराज में तैयारियों के तहत डिजिटल ऐप का बीटा वर्जन टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप से श्रद्धालुओं को मार्ग स्नान तिथि और सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। कोहरे के कारण वाराणसी में सुबह की गंगा आरती के समय में 15 मिनट का बदलाव किया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नई समय सारणी का पालन करने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। पशुओं को लंबी बीमारी से बचाने के लिए पश्चिमी यूपी में टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ है। पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर टीके लगा रही हैं। इससे दुग्ध उत्पादन सुरक्षित रहने की उम्मीद है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ गोरखपुर और बस्ती में कई दुकानों पर छापेमारी की है। नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में खराब स्मार्ट बिजली मीटर बदलने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। इससे बिलिंग समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है। कोहरे में आग की घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है। हीटर और अलाव के सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। प्रयागराज में क्षेत्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। मेले से पारंपरिक कला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फेस रिकॉग्निशन एंट्री सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया है। इससे भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। सफल रहने पर इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। शामली में गैंगस्टर हाजी फिरोज ने पुलिस से जान का खतरा बताकर खुद को जंजीरों में बांध लिया और सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो डाल दिया। यह मामला वायरल हुआ और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर ऐसे खतरनाक स्टंट रोकने की कोशिश कर रही है। वाराणसी में भाजपा पार्षद के बेटे और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पार्षद के बेटे को पीट दिया। प्रशासन ने मामले में बीच बचाव किया। पुलिस ने शांत रहने की अपील की और जांच शुरू कर दी। घटना से इलाके में अस्थायी तनाव देखने को मिला। गोरखपुर पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग में 40 लोग शामिल थे, सदस्य थे और लूट के लिए सांप और छिपकली जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। इनमें 36 महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। इससे अपराध की गंभीरता सामने आई और जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की योजना बनाई गई। लखनऊ में ऑपरेशन सरकार के तहत अवैध खनन में लगे 33 डंपरों को सीज किया गया। माइनिंग विभाग ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इससे अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और कानूनी तरीके से काम करने वाले खनन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ के थाने में गायिका नेहा सिंह राठौड़ पहलगाम हमले पर अपने विवादित बयान को लेकर पहुंची। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। पुलिस ने मामला सुना और नोट्स लिए। घटना के बाद मीडिया में बहस शुरू हुई और प्रशासन ने स्थिति को शांत करने के लिए संवाद बनाए रखा। लखनऊ के घनी आबादी वाले इलाके में जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नया 4 लेन ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी मिली। इससे रोजमर्रा के यातायात में सुधार होगा और लोगों का समय बचेगा। प्रशासन ने कहा कि परियोजना जल्द शुरू होगी और निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी रेरा ने लखनऊ, बरेली और मेरठ सहित कई शहरों में 1024 नई व्यावसायिक यूनिटों के निर्माण को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और नए व्यापारिक अवसर पैदा करना है। इससे शहरों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
मथुरा में 2 नई व्यावसायिक परियोजनाओं के तहत 565 नई यूनिट बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। इससे रोजगार और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन ने योजना बनाई है कि निर्माण जल्द शुरू हो और नियमों के अनुसार परियोजना पूरी हो। स्थानीय लोग इससे सीधे लाभान्वित होंगे। यूपी में निजी वाहनों की फिटनेस जांच अब और आसान हो गई है। एआरटीओ दफ्तरों में नियम सरल कर दिए गए हैं। इससे लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वाहन नियमित रूप से जांच करवा सकेंगे। सरकार का मकसद सुरक्षित और मानक वाहन सुनिश्चित करना है।